चलिए हरियाणा की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पानीपत में ईएसआई अस्पतालों की गड़बड़ी में 3 कर्मचारी सस्पेंड। सीएम सैनी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 5 मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई के आदेश दिए। जी हां, हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों में अनियमितताओं को लेकर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। पानीपत ईएसआई अस्पताल से जुड़े मामलों में 6 निजी अस्पतालों को तुरंत डी पैनल करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वहीं 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 चिकित्सा अधीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित गायक मासूम शर्मा हाल ही में संत अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में पहुंचे, जहां आस्था, संस्कृति और जीवन मूल्यों पर एक दिलचस्प संवाद देखने को मिला। बातचीत की शुरुआत सहज अभिवादन से हुई, लेकिन जल्दी ही ये चर्चा पाप पुण्य, खानपान और भारतीय बनाम पश्चिम संस्कारों जैसे गंभीर विषयों तक पहुंच गई। हरियाणा महिला आयोग में पेश नहीं हुए मासूम शर्मा, अध्यक्ष बोली एक और मौका देंगे फिर कार्रवाई करेंगे। 100 में गालियां देने पर बुलाया था। जी हां, आप सभी को पता ही है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मासूम शर्मा के शो के दौरान गालियां देने के मामले में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पंचकुला में राज्य महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील को भेजा। इस पर आयोग ने मासूम शर्मा को पेश होने का एक और मौका दिया है। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि मासूम शर्मा ने खुद कहा कि वो 2009 से गालियां दे रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा कलाकार बताते हैं। उन्होंने मासूम शर्मा को समन भेजा था। शनिवार होने के बावजूद ऑफिस खुला रहा, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उसका वकील जवाब लेकर आया। मासूम शर्मा को पेश होने का एक और मौका दिया जाएगा। अगर वो उस तारीख पर भी पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पर भी पड़ रहा है मिडल ईस्ट युद्ध का असर। सड़कों के लिए नहीं मिल रहा है तारकोल। सीएम के इंपोर्टेड तारकोल से सड़कें बनाने के निर्देश। जी हां, मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण तारकोल की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगले 6 महीने तक इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, ताकि राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत के काम प्रभावित न हो। कांग्रेस सांसद जेपी ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। हांसी में जयप्रकाश बोले गेहूं खरीद की ऑनलाइन प्रणाली फेल है। महिला आरक्षण पर सवाल उठाए। जी हां, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, हांसी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। खासकर किसानों के मुद्दे पर स्थिति काफी चिंताजनक है। मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी ने आरोप लगाया कि गेहूं की खरीद व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में भी भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार की ऑनलाइन प्रणाली और खरीद तंत्र को विफल बताया। सांसद ने सवाल उठाया कि जब पर्याप्त गोदाम ही नहीं तो खरीद व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चल सकती है। आज रेवाड़ी आएंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। 10 मई को रेवाड़ी और धारूहेड़ा में होगा निकाय चुनाव। भाजपा में मंथन बैठकों का दौर जारी। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज रेवाड़ी आएंगे। 10 मई को रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने हरियाणा, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा आ रहे अखिलेश यादव के दौरे के सियासी रंग भी देखे जा रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कृषि मंत्री के बयान को बताया बेतुका। रोहतक में बोले किसानों को उलझाए रखा, महिला आरक्षण पर सरकार का मकसद ठीक नहीं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि ये बिल तो 2023 में पास हो गया था और 2024 में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार का मकसद ठीक नहीं था, जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, जो 2029 में बुरी तरह हार का सामना करेगी। हुड्डा ने कहा कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में फसल रखने की जगह नहीं है। लिफ्टिंग की रफ्तार धीमी है। अभी तक मंडियों से 20% गेहूं का उठान भी नहीं हुआ। किसानों को फसल की एमएसपी नहीं मिल रही। 72 घंटों में पैसे डालने का जो दावा सरकार ने किया था, 10 दिन हो गए, अब तक भुगतान भी नहीं हुआ है। जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए। चौटाला ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें उन्होंने एसपी द्वारा दिए गए आधिकारिक प्रेस नोट और जमीनी हकीकत के बीच भारी अंतर होने का दावा किया है। चौटाला ने पुलिस के दावों को 4 बिंदुओं में चुनौती दी, जहां पुलिस का कहना है कि कोई रास्ता नहीं रोका गया। वहीं चौटाला ने तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि पवन नामक व्यक्ति स्पष्ट रूप से रास्ता रोककर हथियार दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। पुलिस के मुताबिक संबंधित सीआई कर्मी ऑफ ड्यूटी था और घर जा रहा था। इस पर सवाल उठाते हुए चौटाला ने फोटो जारी की, जिसमें वो कर्मी सिटी थाने के बैरिकेड्स के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रेस नोट में दावा किया गया था कि सीआईए स्टाफ के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन साझा की गई तस्वीरों में कथित तौर पर एसपी ऑफिस के भीतर स्टाफ के पास AK-47 देखी जा सकती है। सबसे गंभीर आरोप निजी वाहनों के दुरुपयोग को लेकर है। चौटाला ने एक सफेद बोलेरो की तस्वीर साझा की, जिसमें अवैध नंबर प्लेट और काले शीशे लगे। उन्होंने दावा किया कि ये गाड़ी पिछले 1.5 साल से टेम्परेरी नंबर प्लेट
गेट पर चल रही है और इसी गाड़ी का इस्तेमाल उनका रास्ता रोकने के लिए किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह और सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांस्टेबल भर्ती की तैयारियों की जानकारी साझा की। प्रदेश में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए चयन प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट की शुरुआत 20 अप्रैल 2026 से होगी। ये परीक्षण पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को रोजाना सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। पहले सप्ताह में प्रतिदिन 1,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,000 प्रतिदिन किया जाएगा। भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इस बार जर्मनी से आयातित हाईटेक सेंसर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रही है। मशीनें लंबाई और सीने की माप को सटीक तरीके से रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में पास होंगे उन्हें अगले चरण यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग का लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को तय समय के भीतर पूरा करना है।